औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। नाज़रीन, आपका मेज़बान बिशारत हुसैन फ्यूचर पॉडकास्ट से आपसे मुखातिब। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने शहर के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को जब हम बहुत आगे देखते हैं तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है। और कुछ ऐसे लोग, मैंने पहले भी इस बात का बहुत दफ़ा तज़किरा किया कि कुछ ऐसे लोग जो कि हीरे जो छुपे हुए हैं उनको निकाल के हमने लाना है। तो आज के प्रोग्राम में ऐसा ही एक हीरा हमारे साथ है। यकीनन आप उनसे मिलेंगे, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में क्या कुछ किया। बड़ी छोटी सी लाइफ का उनका स्पैन है जिसमें उन्होंने बड़ी उनकी अचीवमेंट्स हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जानी पहचानी शख्सियत हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैन अशरफ मुग़ल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ैन साहब, बड़ी देर से हम आपकी तलाश में थे कि आप कभी हमें वक्त दें और अपने शहर के, बल्कि अपने मुल्क के, बल्कि पूरी दुनिया को आपके हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। गुजरांवाला से आपका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह बहुत बड़े घराने से, इंडस्ट्रियल जो आपकी बहुत बैकग्राउंड है। तो यहाँ से आपने अपने ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन के हवाले से, कि आपकी एजुकेशन जो है वो क्या इसी शहर में हुई, उसके बाद कहाँ कहाँ हुई, उस हवाले से क्या करेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल जी, गुजरांवाला में ही पैदाइश थी और गुजरांवाला का एक स्कूल है बीकन हाउस, वहाँ से इनिशियल हाई स्कूल किया। ओ लेवल्स के बाद फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ से मैंने ए लेवल्स किया यूसीएल से। फिर मैं अमेरिका चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी से फिर मैंने बैचलर्स किया एंटरप्रेन्योरशिप में। और 2011 में फिर आई केम बैक टू पाकिस्तान और फिर एक प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट लिया। अच्छा, इधर गुजरांवाला में? जी नहीं, गुजरांवाला में नहीं। सो बेसिकली मैं जब अमेरिका में था पहले तो मैं वहाँ पे भी एक दो जॉब्स कर रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर ही। और क्योंकि मैंने सीड आउट उसी टाइम पे काम शुरू कर दिया था एक दो स्टार्टअप्स के ऊपर, स्पेशली क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम मुझे था कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैरिटी की जाती है और लोग टैक्सेस कम देते हैं, चैरिटी ज़्यादा करते हैं, मगर फिर भी तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे रह रही है जी। तो आई थॉट दैट वी शुड बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकें दुनिया में डोनर्स को, पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा था और काफ़ी सारा काम इस पर शुरू कर लिया था। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान। फिर जब पाकिस्तान में आया तो क्योंकि जब आप नया नया ग्रेजुएट करके आते हैं आपकी बहुत सारा डिफरेंट हौसला होता है, सोच और किस्म की होती है, एनर्जी और किस्म की होती है, एनर्जी और किस्म की होती है। तो यहाँ पे वापस आके फिर मैंने 2-3 काम शुरू किए। एक मैंने क्लोथिंग बिजनेस शुरू किया उस टाइम पे, जो और किसी को बताया भी नहीं। तो जब वो शुरू हो गया, थोड़ा फेमस हो गया, तो लोगों को पता चलना शुरू हो गया। साथ ही मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस लॉन्च किया, डिजिटल एजेंसी थी iWork के नाम से, जिसमें हम कंपनीज को डिफरेंट सर्विसेज देते थे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग। साथ ही साथ सीड आउट के ऊपर भी काम शुरू कर दिया था। तो उन दिनों मैं जॉब भी कर रहा था डेस्कॉन में लाहौर, बिजनेस डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में। और बस इस तरह। अच्छा ज़ैन, मतलब आपने डिफरेंट जगहों पे जॉब भी की, एजुकेशन भी कंप्लीट की, माशाल्लाह आपका घराना जो है वो गुजरांवाला का बहुत बड़ा बिजनेस जो है उसको आपके सब लोग हैंडल करते हैं, आपके बड़े भी, आपके भाई भी, सब लोग। आपने कैसे ये आगाज़ किया कि आपने स्कूलिंग भी आपकी बड़ी प्रॉपर हुई, अच्छे स्कूल्स में आप पढ़े, तो क्या आपका ये शौक़ नहीं था कि मैं जाके अपने अब्बा जी की जो है वो उनके साथ मिलके तो मैं कारोबार में शामिल हो जाऊँ? कोई ऐसा ख्याल नहीं आया? देखें, ये एक तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी बिजनेस फैमिली में पैदा होता है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो कारोबार जो है वो खाने की टेबल पे सीखता है। राइट। और जैसे कहते हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, और बिजनेसमैन का बच्चा इसलिए बिजनेसमैन बनता है क्योंकि उसके अंदर इनकलकेट कर दिया जाता है बहुत अर्ली स्टेज से। तो हमारी फैमिली वैल्यू सिस्टम कुछ इस तरह का था। एक तो हम सब लोग इकट्ठे खाना खाते हैं हमेशा, और हम 4 भाई, तो हमेशा हमें हमारी वालदा ने
बेशक सबके पास अपना अपना कमरा था, बट एक ही कमरे में हम सोते थे सारे, और वो इंश्योर करते थे कि ये एक ही कमरे में सोए, चाहे जब तक शादी नहीं हो गई किसी एक बच्चे की तो वो उसी कमरे में, उसको अलग नहीं करना। तो जो वो ब्रदरली बॉन्ड था, फैमिली बॉन्ड था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो इनिशियल आई थिंक जो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट कर दिया गया हमारे लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और जिसकी वजह से लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस बढ़े गए थे वो छोटों को इनकलकेट होते थे। फिर वालिद साहब के साथ ऑब्वियसली फिर हम फैक्ट्री बहुत ज़्यादा जाना, उनके ऑफिस में जाके बैठना, देखना चीज़ों को, तो उनका तो बहुत ज़्यादा इस पे हमेशा से आई थिंक था कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छे से अच्छा पढ़ाना है। अच्छा, ये वालिद साहब मतलब आपके पेरेंट्स की ये सोच थी कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन की तरफ लेके जाना है। क्या कभी होता है ना कोई बच्चा थोड़ा सा ऐसे भी होता है, वो कहता है नहीं, पेरेंट्स को कहता है कि नहीं मैं काम पे बैठूंगा, ठीक है जी, अपना काम करूँगा, और फिर जब वसाइल भी हों, सारी चीज़ें सामने हों, तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यकीनन आपकी ग्रूमिंग ऐसी हुई कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको इनकरेज किया कि आपने अच्छी तालीम हासिल करनी है, ऐसी आपकी ग्रूमिंग में ये चीज़ शामिल थी। तो इस चीज़ को लेके फिर आप आगे चले, तो क्या जिस लेवल पे आप की इतनी डिग्रीज हैं, इतना एक्सपीरियंस है बाहर का इधर का, क्या आपके दूसरे भाई भी इसी तरह? बिल्कुल, सारे भाई मेरे, जो मेरा सबसे बड़ा भाई है उसने लूटन यूनिवर्सिटी से मास्टर किया उस टाइम पे, और लॉर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने बैचलर्स किया। फिर जो उससे छोटा वो भी हल यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया। फिर हार्वर्ड से उन्होंने 1-2 कोर्सेज भी किए। फिर थर्ड नंबर पे अली साहब हैं, वो आपको सबको पता ही है, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने LLB की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, फिर लिंकन से बाहर किया, और फिर उसके बाद वो सियासत में और कारोबार में भी। तो सबका एक हर कोई अपनी अपनी फील्ड के अंदर उस टाइम बाहर भी जा रहे थे, पढ़ भी रहे थे, वो सब इंग्लैंड गए, मैं उस टाइम अमेरिका चला गया। तो बहुत ज़्यादा इस पे था कि मतलब ये सारा क्रेडिट जो है आपके पेरेंट्स से जाता है कि उन्होंने आपकी ग्रूमिंग में बड़ा साथ दिया आपका, और आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमने एजुकेशन जिसने भी जिस फील्ड में जाना है उसमें उस फील्ड में नाम पैदा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपकी इंडस्ट्री का खुद इतना नाम है, लेकिन इसके बावजूद आपने पहली जो आपकी प्रेफरेंस थी वो आपकी एजुकेशन। बिल्कुल ऐसे ही था। तो क्योंकि एजुकेशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एजुकेशन ओनली मेक्स यू लर्न फास्टर देन अदर पीपल। इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि आपने दुनिया को कैसे अब्सॉर्ब करना है, आपकी एनालिटिकल अप्रोच को बेहतर करता है। बेशक। उसके बाद आई थिंक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो और उसके बाद आप उससे रिलेटेड एजुकेशन भी ले लें, तो यू कैन जॉइन द डॉट्स बैकवर्ड, तो आपकी क्लैरिटी बहुत डिफरेंट होती है, आपके सोचने का पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है। अच्छा ज़हन, पता क्या है, एक रेडी वाला है ना, रेडी वाला अगर वो अनपढ़ है और एक साथ रेडी वाला है वो पढ़ा लिखा है, आप यकीन जाने दोनों के बिजनेस करने में फ़र्क होगा। एजुकेशन इतना मतलब बंदे को उसकी ग्रूमिंग में उसमें इतना आगे बढ़ाती है कि उसकी चीज़ें सारी बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है। तो यकीनन आप लोगों ने अपने बिज़नेस को भी देखा और इसके अलावा आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, और इस जब पहली आपने डिग्री ली अमेरिका से ली थी? जी, अमेरिका से मैंने डिग्री ली थी अपनी। और फिर मैंने आपको बताया कि मैंने जब ये स्टार्टअप्स अपनी शुरू की थी, साथ में जॉब भी कर रहा था। फिर एक टाइम आया मैंने वो छोड़ी और फिर मैं फैमिली बिजनेस में आ गया, क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस भी था चीज़ों का। बिजनेस में भी ऐसे नहीं हम आगे के आके फॉरन ही डायरेक्टर्स की सीट में बैठ गए। तो पहले काफ़ी सारे बिजनेस के डिपार्टमेंट्स में काम किया, बहुत नीचे लेवल से, थोड़ी थोड़ी देर लगाई। मतलब ये भी आपके पेरेंट्स की ट्रेनिंग में, जो ट्रेनिंग आपकी पेरेंट्स की भी, इवन भाइयों के भी यही था कि जब आप कोई भी नया फैमिली बिजनेस के अंदर आए तो वो पहले बाकी चीज़ों को रूट लेवल से चीज़ों को अंडरस्टैंड। मतलब ये नहीं हुआ कि आते ही आप घूमने वाली कुर्सी पे लेकिन असल में होता क्या है, फैमिली बिजनेसेस के अंदर जनरली एक सेठ कारोबार शुरू करता है। जब सेठ कारोबार शुरू कर लेता है, शुरू में वो सारे डिपार्टमेंट्स खुद मैनेज कर रहा होता है, वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद कर रहा होता है, वो मार्केटिंग भी खुद कर रहा होता है, वो
फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी खुद कर रहा होता है, वो लेन देन भी खुद कर रहा होता है, HR को भी खुद संभाल रहा होता है। फिर जब वो सेठ का बिजनेस बड़ा हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका माइंड उस तरह ग्रो नहीं करता, बिजनेस बट ग्रो कर जाता है, क्योंकि सेठ उस वक्त तक ना किसी पे डिपेंड करना छोड़ देता है, वो सारे फैसले खुद कर रहा होता है, और वो जब ग्रो करता है फिर भी खुद करना चाहता है वो सारे फैसले। फिर उसके बच्चे आते हैं यूजुअली जो कन्वेंशनली होता है, उसके बच्चे बिजनेस के अंदर आते हैं और आके वो डायरेक्टर्स की सीट पे बैठते हैं, मालिक की सीट पे बैठते हैं, उसके बच्चों के पास कैपेबिलिटी हो ना हो फिर भी वो चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर आप क्या बताते हैं कि क्या बस कोई संभाल सकता है, कोई नहीं एग्जैक्टली तो फिर कंपनी के अंदर अगर वो टीम हायर करते हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं, एक तो वो प्रोफेशनल नहीं करते, और प्रोफेशनल कर भी लें उनको माइक्रो मैनेज करते हैं, उनको वो उस तरह इंडिपेंडेंस नहीं देते डिसीजंस लेने की। तो जब इतने डीपली चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो बिजनेस ऑटोमेशन भी ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। जी जी ठीक है, ग्रो नहीं करता, फिर बच्चों के बच्चे आ जाते हैं, कजन कंसोर्शियम में बिजनेस आ जाता है, फिर लड़ाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं पावर के ऊपर, सोच के ऊपर, हर एक की अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट ना होने की वजह से। तो बिजनेसेस यूजुअली दूसरी तीसरी जनरेशन में जाके बंद हो जाते हैं, फैमिली बिजनेसेस। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पे गुजरांवाला में, हमने देखा है बड़े बड़े बिजनेस थे, कभी उनका बड़ा नाम था, लेकिन अब वो इसी तरह से, जैसे आपने कहा कि आगे चली एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन तक आई तो वो बिजनेस नीचे आते आते नीचे चला गया, वो लोगों के अब नाम भी कोई नहीं जानता। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त नई जो जनरेशन है उसको सबसे पहले एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वो उस लेवल को या जिस तरह से बिजनेस चल रहे हैं उस सारी टेक्निक्स को वो सीख सकें। देखें, जो दुनिया के अंदर जो 100 years प्लस कंपनीज हैं उनके पीछे अगर पढ़ा जाए कि वो क्यों 100 साल से ऊपर उनकी उम्र हुई है, उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने सबसे पहले फैमिली चार्टर के ऊपर काम किया, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया, उन्होंने एक कायदा ज़वाबित बनाए, यूज़र मैनुअल बनाई उस फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए। जो फैमिली बिजनेसेस वैल्यूज़ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मेरिट के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर काम नहीं करती, वो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। आपने अगर गुजरांवाला की मिसाल लें या दुनिया में या पाकिस्तान में कोई भी मिसाल ले लें जो फैमिली बिजनेस बंद, उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं? उसके पीछे रीजंस होते हैं या तो आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। अगर आप और मैं एक कारोबार चला रहे हैं तो किसी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके उस कारोबार की एक और इंडस्ट्री लगा ली एक भाई, और उसने उसमें सामान देना शुरू कर दिया और वो अल्टीमेटली पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। या उसमें ऐसा होता है कि जब 2 भाई काम कर रहे हैं, 4 भाई काम कर रहे हैं, तो एक बाहर भी काम करना शुरू कर दिया, तो उसका ऑब्वियसली टाइम एफर्ट कहीं और चला जाना, तो वो बिजनेस वहां पे इग्नोर होता है और उससे फिर सबके अपने पर्सनल गेन्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके डाइवर्ट कर जाते हैं और अपने कोर बिजनेस से हटना शुरू कर देते हैं। या फिर ये होता है कि आप कंपीटिंग बिजनेस शुरू कर लेते हैं। कंपीटिंग बिजनेस से मुराद ये है कि आप और मैं अगर एक कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और मैं बाहर निकल के सेम वही प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता हूँ और वो मार्केट में बेच रहा हूँ और एक तरफ मैं अपने भाइयों के साथ भी कर, तो ये वो रेसिपी फॉर डिजास्टर है किसी भी फैमिली बिजनेस के लिए। अगर आपकी कोर वैल्यूज ठीक हैं, फिर उसके बाद आपके अंदर इक्वालिटी है, जहाँ पे चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इक्वालिटी है, चाहे वो फाइनेंशियल इक्वालिटी है, चाहे वो रोल्स की इक्वालिटी है, तो वहाँ पे इश्यूज नहीं आते। तो चार्टर के अंदर यही चीज़ें लिखी जाती हैं कि सक्सेशन प्लान के अगर हमारे बच्चे बिजनेस के अंदर आएंगे तो कैसे आएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्री रेक्विजिट्स क्या होंगे, क्या उनकी एक सर्टेन एजुकेशन होनी चाहिए, उन्होंने बाहर कोई 5, 6, 7 साल जॉब करनी है रेलिवेंट बिजनेस के अंदर, फिर वो बिजनेस के अंदर आए। अगर फैमिली बिजनेस के अंदर आ भी जाते हैं तो वो एक लोअर डिपार्टमेंट से काम शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता सक्सीड करें अगर वो केपेबल हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है कि केपेबल है, नहीं केपेबल, उसको शोभा दे दे। सो यू हैव टू एलोकेट द राइट जॉब टू द राइट पीपल, और अगर आपने राइट लोगों को जॉब नहीं दी तो ऐसे नहीं हो सकता आप वो ग्रो कर सके। इसी तरह कौमों के ऊपर भी आता है, आप मुल्क को भी देख लें, आप पसंदीदा लोग ले हैं हमारे ऊपर मुसल्लत कर लें और उनको एक चीज का पता ही नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसी तरह कोई भी आपने काम करना है, यू नीड द राइट टीम। अब टीम में आप खुद भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, बट वो लोग होने चाहिए कि फर्स्ट यू नीड टू डिजर्व देन यू डिजायर। जी अच्छा ज़ैन, क्या आप देखते हैं कि हमारे यहाँ ये रुझान बन रहा है कि जिस तरह आपने कहा कि फैमिली को एक पूरा उसको चीज़ों को डिस्कस करके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी सोचना है और फैमिली बिजनेस के लिए भी सोचना है,
क्या ये इस पे कुछ वर्किंग हो रही है? आप देख रहे हैं कि इस तरह कुछ फैमिलीज ऐसे कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। अभी रिसेंटली इत्तेफाक हुआ, लाउंज में मैंने कोई फैमिली बिजनेस एंड कॉन्टिन्यूटी ग्रोथ के ऊपर एक कोर्स किया, और वहाँ में बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस आए हुए थे, लोग उनके ओनर्स और पूरी पूरी फैमिली को लेकर आए हुए थे। एंड इट वाज वेरी आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि माशाल्लाह बहुत अवेयरनेस आ चुकी हुई है और आ रही है ऐसा, क्योंकि इट्स आई थिंक इट इज़ द नीड राइट नाउ। अगर आप एक सर्टेन लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाते हैं, उसके बाद अगर आप नहीं करते तो वो तबाही है। और उसमें जो बहुत अच्छी एग्जांपल्स कुछ जैसे सीजन्स कनोला ऑयल वाले हैं, उन्होंने अभी आईपी अपनी कंपनी तो लिस्टेड भी है उनकी, और उन्होंने एक चार्टर बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। उस पर उन्होंने ये किया है कि कोई भी बच्चा जो फैमिली बिजनेस के अंदर आना चाहता है, फर्स्ट उसने उसकी एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट वो खुद करेगा 30% या 40%, और 60% फैमिली बिजनेस उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी, ताकि उसका अपना स्टेक इन्वॉल्व हो उस बिजनेस साइड, उसे पता हो कि मेरा और फिर उन्होंने कहा कि वो 8 से 9 साल पहले जॉब करेगा बाहर। एक प्रोसीजर है डायरेक्टर की पोजीशन में, ऐसे नहीं है कि आप बाहर से उठेंगे, डिग्री लेंगे और आएंगे और डायरेक्टर की सीट पे बैठ जाएंगे। तो यू हैव टू अर्न दैट। मतलब ये अब फैमिली ट्रेंड बन चुका है। देखिए ये चार्टर्ड बनाया। अब एक कादरी ग्रुप है जो 100 साल से बड़ी कंपनी, उनकी मेरे ख्याल 5th जनरेशन बिजनेसेस के अंदर है, और अभी भी वो बिजनेस सक्सेसफुली रन करे। एक ज़माना था वहाँ पे उन्होंने शुगर केन क्रशिंग मशीन का प्लांट अमेरिका में लुजियाना की कंपनी को एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और उस ज़माने में जब पाकिस्तान से आप सोच सकते थे कि यहाँ से लोग इंपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है प्लांट और दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बना के भेज रहे हैं। तो वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बेसिस के ऊपर ही होता है। पर ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप सेठ कल्चर शुरू में तो चल सकता है, लेकिन फॉरएवर नहीं हो सकता। और वो एक बिजनेस को हर स्टेज के ऊपर इवॉल्व करना चाहिए। अगर आप चेंजिंग टाइम्स के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। वो फिर आगे जाके बड़े लॉसेस जी हैं, फैमिली के लिए और बिजनेस के लिए। आप देख लें, जिस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी, नोकिया फोन को देख लें, टच टोन डायल फोन थे उनके, और उन्होंने अपने आप को स्मार्टफोन्स में उतनी जल्दी इवॉल्व नहीं किया और उतनी जल्दी उन्होंने अडॉप्ट नहीं की वो न्यू टेक्नोलॉजी, पीछे रह गए। सोनी रिक्सन था, कितना बड़ा ब्रांड था एक ज़माने में, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, पीछे रह गए। आप कोडैक देख लें, रील्स वाली कितने आते थे, और अब उन्होंने डिजिटल कैमरे आए, उन्होंने डिजिटलाइज नहीं किया, पीछे रह गए। आप जो वक्त के साथ पीछे रह गया वो रह गया। वॉकमैन को देख लें, हर एक इंसान के पास एक वॉकमैन होता था। जब आईपॉड आया, वॉकमैन खत्म हो गया। तो इसलिए इसी तरह आपके बिजनेसेस के अंदर अगर आप इवॉल्व नहीं करें, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट है, चाहे वो बिजनेसेस रन करने के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स हैं या पॉलिसीज हैं, अगर उसको वक्त के साथ चेंज नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करे, तो आप पीछे रह जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। एंड ऑफ द डे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि इंग्लैंड में मलका बरतानिया ने आपको बुला के तो एक सोवेनियर पेश किया या एक एजाज़ दिया, वो ज़रा बताएं वो कैसे हुआ? जी बिल्कुल, बेसिकली थोड़ा सा हिस्ट्री बताना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि मैं एक तो फैमिली बिजनेस तो रन कर ही रहा हूँ, और साथ एक मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड सीड आउट, जिसमें पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले लोगों को हम कारोबार शुरू करवा के देते हैं, जिनके पास माली वसाइल नहीं। हम उनको हैंड पिक करते हैं, वेरीफाई करते हैं 7 डिफरेंट लेवल्स पे। वेरिफिकेशन के बाद हम उनका प्लेटफॉर्म उनकी प्रोफाइल पब्लिश कर देते हैं अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में, और फिर उनकी प्रोफाइल मार्केट करते हैं पूरी दुनिया में। लोग दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, चंद रुपए दे के उनका पूरा प्रोडक्ट फंड कर सकते हैं। जैसे ही उनका प्रोडक्ट फंड हो जाता है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट उनको चाहिए, हम बजाय वो पैसे लेके उनको हार्ड कैश दें, हमारा इदारा उस पूरा बिजनेस उनको एस्टेब्लिश और एग्जीक्यूट करके देता है, अलॉन्ग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, इंश्योरिंग दैट द मनी ऑफ द डोनर इज पुट इनटू द राइट यूज। जैसे ही उनका बिजनेस अप एंड रनिंग होता है, वो आसान एक साथ में बगैर सूद के वो पैसे वापस करता है हमारे इदारे को, सीड आउट को, और सीड आउट वो पैसे एक रिवॉल्विंग फंड में डालता है। मतलब ये सारी दरमियान में आपकी जिम्मेदारी है, उसको वो डोनेशन लेके देना, उसको आगे एस्टैब्लिश करना, उसको वापस आना, और फिर वापस रिवॉल्विंग फंड में आ जाते हैं वो पैसे, किस्तें उनकी बगैर सूद के, वो इंस्टॉलमेंट्स फिर रिवॉल्व करके 100% दूसरे पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स में रीडोनेट किए जाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ पिछले कोई 14 साल से, और इसमें फिर अभी हमने एक एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कोई भी बच्चा जिसका पास माली वसाइल या किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया
और हम उसको वेरीफाई करने के बाद उसकी प्रोफाइल पब्लिश करते हैं और उसी तरह उसको फंड करवाते हैं, उसकी पूरी डिग्री फंड कर देते हैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। और यूनिवर्सिटी के पास एक पोर्टल होता है सीड आउट का, जिसमें वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर देते हैं और सारे बेनिफिशरीज स्पॉन्सर्स को वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कोई 3000 लोगों को कारोबार शुरू करवा चुके हैं और तकरीबन कोई 10,000 बच्चा जो स्कूल से बाहर था वापस स्कूल जाना शुरू किया। वेरी गुड। अच्छा, तो इसकी बेसिस पे जी, ये जो आपके पास डोनर्स हैं, इनको क्या आप खुद उन तक पहुंचते हैं? ये जो डोनर्स आपने पूरी दुनिया से आप या अपने प्रोजेक्ट के जब आप उसमें देते हैं तो उसके ऊपर डोनर्स आते हैं? जी, क्या इसका जी बिल्कुल, जो डोनर्स हैं वो सारे हमारे, क्योंकि हमने पाकिस्तान का पहला क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। क्राउड फंडिंग कहते हैं जब 4, 5, 7, 8, 10 लोग मिलके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फंड कर दें मिलके कोलैबोरेटिवली, उसको कहते हैं क्राउड फंड। हमने एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया इसी तरह। तो जो हमारे डोनर हैं वो सारे दुनिया में लोग बैठे हुए, चाहे वो पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर है, वो हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, एक क्लिक वो बटन के साथ उसको डोनेट कर देते हैं। हम मार्केट जब उसको डिजिटली मार्केट करते हैं तो उन तक वो स्टोरीज पहुंचती हैं लोगों को और वो उसको फंड करते हैं। ऑब्वियसली फिर ट्रस्ट फैक्टर इस तरह है कि हम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि हर डोनर को हमने एक डोनर डैशबोर्ड मुतारिफ कराया। हर डोनर के पास रियल टाइम अपडेट आ रही होती है, जिसको उसने फंड किया उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, जियो मैपिंग लोकेशन, ताकि वो देख सके उसका दिया हुआ पैसा सही जगह पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, असल जगह पे पहुंचा। हाँ, असल मकसद ये है। और फिर जब वो बेनिफिशियरी वो पैसे वापस करता है, उस डोनर के वर्चुअल अकाउंट में पैसे वापस आते हैं और उसको डोनर के पास अथॉरिटी होती है पैसे रीडोनेट करने की। अगर वो चाहे तो वो अपनी मर्जी से किसी और को कर दे सीड आउट के प्लेटफॉर्म से, अगर वो नहीं करेगा सिस्टम ऑटोमेटिकली फाइफो मेथड के जरिए 5 दिन के बाद पैसा खुद ब खुद रिवॉल्व करना शुरू कर देगा किसी और जरूरतमंद के कारोबार के लिए। तो इसलिए हमारे पास एक डोनर का एक बहुत बड़ा कंसोर्शियम है जिसमें ऑटोमेटिकली लोगों को इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू और वैसे डिसेमिनेट हो जाती है उस नेटवर्क में, और फिर डोनर्स खुद ही उनको अपने क्रेडिट कार्ड से डोनेशन दे देते हैं। अच्छा, अब उस बात की तरफ हम दोबारा आते हैं जहाँ से वो के मलका बरतानिया ने आपको उधर बुलाया और आपको अप्रिशिएट। बिल्कुल, वो क्या कहा? बेसिकली कॉमनवेल्थ अवार्ड है फॉर एक्सीलेंस इन डेवलपमेंट वर्क। ये एशिया में 5 लोगों को दिया जाता है। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस काविश के ऊपर सेलेक्ट किया गया और फिर आई वाज इनवाइटेड एज अ रॉयल गेस्ट, जहाँ पे फिर ये कॉमनवेल्थ अवार्ड प्रेजेंट किया गया बकिंगम पैलेस के अंदर। और वहाँ पे आई वाज ऑनर्ड टू मीट प्रिंस हैरी ऑल्सो। मेगन मार्कल से मुलाकात हुई, उन्होंने उन सारे 5 मिनट से वो ले रहे थे कि कैसे काम करते हैं। एंड उसके बाद आई वाज आल्सो इनवाइटेड टू राउंड टेबल मीटिंग विद प्रिंस विलियम, जहाँ पे इसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई। एंड दे वांटेड के जो ये 5 मॉडल्स हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं ये रेप्लिकेट किए जाएं दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे मतलब पाकिस्तान के लिए, और हम सब के लिए प्राउड हैं आप हमारा, और स्पेशली इस फैमिली के लिए जहाँ पे आपको सारी आपकी ग्रूमिंग हुई और आपको यहाँ तक लेके गए। तो हमारी तरफ से भी बहुत सी मुबारकबाद, और पूरे यकीनन आप जी अल्लाह का करम है जी। मैं कहूँगा कि असल तो मेरा ख्याल है सारे वालिदैन की दुआएं। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं तुम गुजरांवाला क्यों रहते हो, मैं उन्हें कहता हूँ यार बात ये कि जो असल कमाई है ना मेरी गुजरांवाला रह के। जब आप रात को अपने वालिद वालदा की टांगें दुबाएं, उनकी दुआएं लें, और फिर अल्लाह ने आपको खुद ही हर जगह पे ले जाना है। चाहे आप गुजरांवाला बैठे हैं, आपको इज्जत लंदन से मिले, अमेरिका से मिले, यूरोप से मिले, कहीं से मिले, आपको माँ बाप के कदमों में मिल जानी है। और दूसरा ये है कि जब आप अल्लाह के साथ कारोबार करते हैं अल्लाह आपके साथ कारोबार करता है। ऐसा हो नहीं सकता। मैं अक्सर ही लोगों को कहता हूँ कि अगर आप अपना 1 घंटा, जैसे कहते हैं ना कि आपने 1 रुपया अल्लाह के काम में लगाया, अल्लाह ने 70 रुपये अपने आपके कामों में लगा दिया, अल्लाह ने वापस कर दिया। इसी तरह मैं कहता हूँ अगर आपने 1 घंटा अपना अल्लाह के कामों में लगा दिया तो अल्लाह अपने ज़ाती 70 घंटे आपके कामों में लगाएगा। तो अल्लाह के लगाए हुए 70 घंटे कैसे होंगे फिर? वो दुनिया में कोई ऐसा CEO नहीं है जिसको आप हायर कर सकते हैं जो वो वाला रिजल्ट आपको देगा। बेशक बेशक। तो मैं मुझे बड़ी खुशी हुई
कि हमारे नौजवान में इस किस्म की सोच और इस किस्म की सलाहियतें हैं। और आपने जब अपने वालिदैन की खिदमत की बात की, वो भी एक बहुत बड़ा सबक है नौजवानों के लिए कि देखें, जिन्होंने आपको बनाया, संवारा, सब कुछ करके आगे किया, आप उनकी खिदमत करेंगे, वो आपके लिए पता नहीं उनसे जो दुआ निकलती है वो शायद उसका कोई नेमुल बदल नहीं। क्या अपने नौजवानों को, अपने शहर के लोगों को, अपने मुल्क के नौजवानों को क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं उनको कहूँगा कि हमेशा बिलीव इन योरसेल्फ। देखें, एक ज़माना था 1900s में, राइट ब्रदर्स वांटेड टू कनेक्ट द वर्ल्ड, दुनिया जोड़ना चाहते थे। और एक तरफ एक इंसान था, पियर पोंग लैंगले, उसके पास इतना पैसा था कि वो दुनिया के बेस्ट माइंड्स खरीद सकता था, बट वो भी सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था। उसका पर्पस था कि उसने अमीर होना है, फेमस होना है और कामयाब होना है। उसको टाइम्स मैगजीन फॉलो कर रहा था, एजेंसीज फॉलो कर रही थी। राइट ब्रदर्स साइकिलिस्ट थे, उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा था और सारे वॉलंटियर्स थे उनके साथ और उनके पास कोई पैसे नहीं थे। राइट ब्रदर्स का पर्पस था वाई, कि वो क्यों करना चाहते थे, जो तो वो दुनिया कनेक्ट करना चाहते थे और एक तरफ इंसान सिर्फ अमीर और फेमस होना चाहता था। जी। तो राइट ब्रदर्स वर एबल टू टेक द फर्स्ट मैन कंट्रोल फ्लाइट। उन्होंने पहली दफा जहाज उड़ा लिया और उनके पास सिर्फ वो लोग थे जो वॉलंटियर्स थे। So because they believed in themselves so much and so that everybody started believing in them. तो मैं आज के नौजवानों को ये कहूँगा कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ। यहाँ पे लोग पहले दिल हार जाते हैं कि यार मैं फेल ना हो जाऊँ। फेल तो आप पहले ही हो गया, आपने शुरू कुछ नहीं किया। पहले आप स्टार्ट लें। देखिए, फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस। इट इज, दुनिया की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने सक्सेसफुल लोग हैं उसके पीछे बेतहाशा फेलियर्स हैं। कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको कुछ इतना नहीं सिखा सकती जो आपको एक फेलियर सिखाएगा। तो इस फेलियर से ना डरें, जस्ट बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड ऑन योर टारगेट। मेहनत करें, हार्डवर्क करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, नेक नियति के साथ काम करें, आपकी इंटेंशंस ठीक होनी चाहिए और जो भी आप काम कर रहे हैं वो दुनिया में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, आपकी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर, आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करेंगे तो वो पैसा भी बनेगा, बिजनेस भी बनेगा और आपके प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे, क्योंकि आप पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं। जब आप व्हाट एंड हाउ के ऊपर काम करेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। जब पर्पस के ऊपर काम करेंगे तो सब कुछ ग्रो करेगा। तो पर्पस ढूंढें, अपनी जिंदगी का स्वीट स्पॉट ढूंढें, उसके ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह ताला किस्मत, अल्लाह ताला आपको, हमारे हिस्से में मेहनत करना, सिला देना अल्लाह के हाथ में। अच्छा, आपके इस पैगाम में ये भी आया कि नौजवान इधर रह के मेहनत करें और इधर ही आगे बढ़े। देखें, बड़े मौके हैं। देखें, आप बाहर जाएंगे, 40-50 लाख रुपया लगाएंगे। अव्वल तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है और आपके पास एक पोटेंट जॉब है जहाँ से आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप जाना चाहते हैं आप जाएं। बट पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम है, यहाँ पे कौमों की सबसे बड़ा जो कैपिटल होता है वो ह्यूमन कैपिटल होता है। तो हमारे पास बहुत बड़ी एक कंज्यूमर मार्केट है और इसको अभी अनटैप्ड पड़ी हुई है। दो किस्म के लोग होते हैं, आइदर यू कैन बी एन इनोवेटर और यू कैन बी ए क्रिएटिव इमिटेटर। आप क्या बनना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ कोई बहुत ज़्यादा इनोवेट नहीं करना चाहते, इंडिया की मार्केट स्टडी करें, देखें वहाँ पे क्या चीज़ काम है, क्योंकि हमसे बहुत रेजोनेट करते हैं। एक सक्सेसफुल आइडिया उठाए, उसको इमिटेट करें, इवॉल्व करें और अपनी मार्केट में लॉन्च करें। आप ऑनलाइन ही इतना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं थोड़े से पैसों के साथ। अगर इवन शॉपिफाई पे एक प्लेटफॉर्म ही बना लें, आप वेबसाइट बना लें और $2 आपको वो $1 चार्ज करता है एक महीने का, पहले 3 महीने तो आपको $3 पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आप इतना रिस्क नहीं ले सकते? उसके बाद आप किसी एक कंपनी के पास जाएं, कोई जो प्रोडक्ट बना रहा है उन्हीं के प्रोडक्ट पकड़ के मार्केट करना शुरू कर दें और ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। तो सो मेनी थिंग्स। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे, सब कुछ है। यूट्यूब पे जाएं, सीखें। जिन्होंने सीखना है वो स्ट्रीट लाइट के नीचे भी सीख लेते थे और आजकल तो इंटरनेट है, सबके पास स्मार्टफोन है, हर चीज आप सीख सकते हैं। आपने कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री लेनी है, दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर्स और बेस्ट लीडर्स TED.com पे बैठे हुए हैं, जो हार्वर्ड में, मैगिल में, कोलंबिया में, MIT में सिखा रहे हैं। वो वहाँ पे आके दुनिया के सारे इनोवेटर्स आके आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। आप उनसे सीखें, आप कोर्सेज करें और उसके बाद जो करना चाहते हैं करें। द वर्ल्ड इज योर्स। हाँ, लेकिन जो भी करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन इंसानियत की फलाह को सामने रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम है जी। ज़ैन, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा और यकीन जाने एक आपको देख के ना मेरे अंदर भी एक एनर्जी सी जैसे नहीं आती, वो एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ। तो यकीनन वो नौजवान भी जो जिनके
इस वक्त हालात ठीक नहीं है, वो कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। आपकी ये एनकरेजिंग जो गुफ्तगू है वो यकीनन उन्हें राह रास्त पे लेके आएगी। और आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। आप हमारा मान हो, आप हमारा प्राउड हैं, हम हमारे शहर का, हमारे मुल्क का प्राउड है। और बड़ा अच्छा लगा आज आपसे गुफ्तगू करके। तो इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ फिर एक डिस्कशन रखेंगे, ताकि हम अपने नौजवानों को कोई बेहतरीन सिमत पे लेके जा सकें, कोई राइट डायरेक्शन जो है उस पे लेके जा सकें। आपकी बड़ी खूबसूरत बातें थी, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खूबसूरत शख्सियत ज़ैन अशरफ मुग़ल हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत सी बातें हमने उनकी सुनी। उनकी बातों में, हर बात में एक नॉलेज भी था, एक्सपीरियंस भी था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही नौजवान जो हैं, उनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो यकीनन हमारी मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है, थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा ऐसे नौजवानों की कई बातों को फॉलो कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में हम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बातें लेके आपके साथ हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान बिशारत हुसैन को यहीं से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।